स्टार्ट कर दो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन पढ़ा और उसको टेबल को हमने समझा था, ठीक है जी। तो इस टेबल को जरा दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं और देख लेते हैं और समझ लेते हैं ताकि बात थोड़ी सी और आसान हो जाए। तो आज मेरी कोशिश होगी बस मैं सिंपल सी आसान आप लोगों से बातें करूं ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। तो कोई कम्प्लेक्स बात इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं ना करूं, ठीक है जी। लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन कैसे कहता है? लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन में तीन बातें होती हैं, आपको पता है। लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन तीन लॉ के बारे में डिस्कस करेगा। सबसे पहले लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। आपको पता है ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है? आप कहेंगे सर एमपी का इंक्रीज करना लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न आता है। दूसरा लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन ये बात करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न में मार्जिनल प्रोडक्ट थोड़े अरसे के लिए सेम हो जाती है। मार्जिनल प्रोडक्ट थोड़े अरसे के लिए सेम हो जाती है, यानी कि एडिशनल कुछ नहीं हो रही होती, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में आपको बताया मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये तीनों बातें हमने जब टेबल बनाना तो मैंने तीनों को लाजमी जिक्र करना। एमपी का इंक्रीज होना, ये देखिए जब मैंने ये वेरिएबल फैक्टर जो कि मेरे पास मेरी लेबर है, जो कि मेरे पास मेरी लेबर है, इसको फिक्स फैक्टर लैंड पर अप्लाई किया तो शुरू में मेरी प्रोडक्शन ज्यादा होना शुरू हो गया। कोई लेबर नहीं लगाई, कोई प्रोडक्शन नहीं हुई, एडिशनल प्रोडक्शन भी नहीं हुई। बात समझ आती है? जब हमने फर्स्ट यूनिट लेबर का लगाया, उस फर्स्ट यूनिट ने हमें एक यूनिट बनाकर दे दिया। फॉर एग्जांपल एक एसी बनाकर दे दिया, तो हमने कहा एडिशनल एसी 1 आ गया। मैंने सेकंड लेबर लगाई, उस सेकंड लेबर ने मेरी टोटल प्रोडक्शन को 1 से इंक्रीज करके 3 तक ले गया, यानी कि उसने 3 एसी की कंट्रीब्यूशन दी। क्योंकि जब ये आया इसने एडिशनल कितनी कंट्रीब्यूशन दी? 2, यानी कि 3 में से 2 एसी तो इस वाले बंदे ने बनाए होंगे और एक वाला बंदा तो पहले एक बना रहा था। तो टोटल प्रोडक्शन 3 की हो गई। इस अकेले के आने से मुझे एडिशनल प्रोडक्ट में कितना फायदा हुआ? 2 यूनिट का फायदा। ये बात समझ लगती? सादी सी बात है। जब मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और मेरा इस फेज के ऊपर जितना मैं इनपुट लगा रहा हूं आउटपुट ज्यादा आ रहा है, क्या ये मेरे हक में बात जा रही है? ऐसे है ना? मतलब मैं कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट अगर प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये मेरी एफिशिएंसी शो कर रहा है। अगर ये मेरी एफिशिएंसी शो कर रहा है, क्या मुझे और प्रोडक्शन करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने कहा और लेबर लगाए, क्योंकि जितनी ज्यादा वेरिएबल ज्यादा उतनी ही प्रोडक्शन ज्यादा, ठीक है। तो हमने यहां से एक और एडिशनल लेबर लगाई। जब हमने एडिशनल लेबर एक और लगाई, उस एडिशनल लेबर ने कितने एडिशनल यूनिट बनाए? 3 बनाए। हमने कहा कमाल हो गया ये तो, सही है। तो टोटल प्रोडक्शन मेरी 3 से 6 तक टोटल प्रोडक्शन हो गई। ये 6 की प्रोडक्शन कितने लेबर की है? इन 3 लेबर की है कंबाइन की। समझ आई? फिर मैंने एक और एडिशनल लेबर लगाई। उस एडिशनल लेबर ने क्या किया? उस एडिशनल लेबर ने मुझे एडिशनल 2 यूनिट बनाकर दे दिए। तो टोटल मेरा प्रोडक्शन 8 की होगी। हमने कहा ठीक है, इसने 2 यूनिट की कंट्रीब्यूशन की है, बेहतरीन है। जब तक मेरे बिजनेस में मेरी लेबर मेरे बिजनेस में वैल्यू एडिड करती रहेगी, मैं लेबर लगाता रहूंगा। जब तक लेबर मुझे मेरे बिजनेस में प्रोडक्शन करके देती रहेगी, मैं लेबर लगाता रहूंगा। क्योंकि जितनी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है इनपुट से, उतना ही मुझे फायदा हो रहा है। इट्स मीन ये जो जितने भी फेज अभी तक चल रहे हैं, इनपुट कम लग रही है, आउटपुट ज्यादा मिल रहा है। तो बीइंग अ रैशनल प्रोड्यूसर, क्या मुझे अपनी प्रोडक्शन रोकनी चाहिए और करनी चाहिए? और करनी चाहिए, क्योंकि ये जो फेज चले एंड में मैं लिखता भी समझा दूं जरा। फिर यहां पर है मैंने एडिशनल लेबर लगाई। इस एडिशनल लेबर ने कितने का फायदा दिया? 1 यूनिट का फायदा दिया। हमने कहा 1 यूनिट के बदले में 1 यूनिट मिल रहा है, तो ये कह सकता हूं कि टाई हो गया, बैलेंस सिचुएशन हो गई। बैलेंस सिचुएशन हो गई। हमने कहा चलो कोई पता नहीं है, बंदा जाया तो नहीं गया। मतलब अगर ये बंदा रखा ही है, इस बंदे ने कुछ ना कुछ तो काम किया, कुछ ना कुछ तो मेरे बिजनेस को ग्रो किया। बेशक 1 यूनिट क्यों नहीं बनाया, लेकिन बनाया तो सही है। हमने कहा कोई मसला नहीं, क्या बता आगे जाके कोई अच्छा बंदा मिल जाए, वो 2 यूनिट बना ले, बहुत ज्यादा मेहनती बंदा हो। हमने
एडिशनल लेबर लगाई, लेकिन एडिशनल लेबर ने मेरे बिजनेस में कोई एडिड वैल्यू नहीं की, कोई एडिशनल यूनिट उसने नहीं बनाए, उसने मुझे कुछ नहीं बना कर दिया। यानी कि उसकी तरफ से मुझे मेरे बिजनेस में क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो क्या ख्याल है, मुझे ऐसा बंदा रखना चाहिए जो मेरे बिजनेस में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, कोई एडिशन नहीं कर रहा। फिर क्या यहां पे मुझे रुक जाना चाहिए था? इसके बाद जब मैं 7 मैंने नेक्स्ट यूनिट लगाया, उसने नेक्स्ट यूनिट तो बनाए नहीं, उसकी वजह से मेरी प्रोडक्शन प्रोसेस में स्लो डाउन हो गया। ये वही वाली बात हो गई। अब मैं वो पैसे वाली बात नहीं करता, यूनिट्स की बात करता हूं, काम की बात करता हूं। एक बंदा फॉर एग्जांपल, हमारा बड़ा हॉल है और हमने एक वाइट वॉश वाले को बुलाया, उसने 1 घंटे में कुछ एरिया काम किया। हमने एक और वाइट वॉश वाला मिलाया, अब वो दो मिल गए, मोटिवेशन लेवल बढ़ गया, दोनों ने मिलके ज्यादा काम कर दिया। हमने तीसरे बंदे को लेकर आए, जब तीसरे बंदे को लेकर आए, उन तीसरे के आने से तीनों में और हिम्मत आई, ज्यादा काम हो गया। हमने कहा ये तो अच्छा गए यार, इसका मतलब ज्यादा बंदे लगाने चाहिए। हमने चौथा बंदा लेकर आया, काम फिर भी ज्यादा हुआ, पांचवें ने भी काम ज्यादा किया। छठा जब बंदा आया उसने कहा यार तुम क्या काम करी जा रहे हो, थोड़ा सा आराम भी कर लो, हर वक्त काम थोड़ी जरूरी होता है। ठीक है तुम्हें पैसे मिलेंगे लेकिन बीच में काम भी, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, थक जाओगे। उस छठे बंदे की वजह से बाकियों की वर्किंग स्लो डाउन हो गई। ये 7वां बंदा आया, इसके आने से उन्होंने कहा यार ये जो नया बंदा आया है ये तो सही काम कर ही नहीं रहा, हम बहुत ऑर्गेनाइजेशन के सके आए हैं, ठीक है, हम बहुत ऑर्गेनाइजेशन क्या हमें बहुत ज्यादा पैसे दे रही है, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन मतलब घर वाली थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये जो बंदा आया ये तो मतलब देख रहे हैं कि काम कर ही नहीं रहा, मतलब हम एम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो उसको देखते देखते बाकियों ने भी अपने वर्किंग स्लो डाउन कर ली। वो जो हमारी प्रोडक्शन हुआ करती थी वो हमारी प्रोडक्शन अब पहले से कम होना शुरू हो गई। तो इट्स मीन मुझे वहां पर स्टॉप हो जाना चाहिए जहां पर मेरी आने वाली लेबर मुझे कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रही। ठीक है, आपको समझ आई बात? क्लियर? अब मुझे ये देखना है इस 1 से लेके इस 1 तक, मतलब अगर मैं इस 1 को, ये एक्सट्रीम को निकाल दूं, ये 1 1 देखें, ये 1 1 और सॉरी ये 1 1 और ये वाला 1 1, अगर इस एक्सट्रीम को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखूं तो यहां से यानी कि फर्स्ट लेबर से लेके 5th लेबर तक इनपुट कम लग रहा है, आउटपुट ज्यादा, ऐसे है ना? इनपुट कम लग रहा है, आउटपुट ज्यादा है। या मैं 4th लेबर की बात करूं, 4th लेबर तक बात करूं, अगर मैं 1 से 4 लेबर तक बात करूं, 5 तक, यहां तक, तो मेरा इनपुट कम लग रहा है पर मुझे ये ज्यादा आउटपुट पर रिड्यूस करके दे रही है। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। जब मैं 5th लेबर पर आया तो हमने कहा यहां पर इनपुट और आउटपुट की क्या कंडीशन है। हमने कहा एडिशनल इनपुट 1 का लगाया, एडिशनल आउटपुट भी 1 का आया। इट्स मीन हमने कहा ये सारा वाला फेज तो ये वाला था, ये वाला फेज में क्या हुआ, एडिशनल इनपुट 1 का आया, एडिशनल आउटपुट भी 1 का आया। ये इक्विलिब्रियम है। क्या मुझे इक्विलिब्रियम पर ये वाला पता चलेगा या मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगी, ये इक्विलिब्रियम होगा? जब मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगी वो इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं इसके बाद हम फर्दर देखते हैं, क्या पता यार अगली बार इनपुट ज्यादा हो जाए, वो तो ये कंफर्म करेगा ना। तो जब हमने यहां पे एडिशनल 1 यूनिट लगाई, उसने एडिशनल कितना फायदा दिया? कुछ भी नहीं। तो ये वाले जो फेज हैं, यहां पर मेरा क्या हुआ, इनपुट ज्यादा लग रहा है। ये देखो इनपुट एडिशनल लेबर 1 है, आउटपुट कितना 0, एडिशनल लेबर 1 है, आउटपुट कितना नेगेटिव होती जा रही है, तो कम होती जा रही है। तो ये वाला फेज है जहां पे मेरा इनपुट ज्यादा लग रहा है और आउटपुट मुझे कम मिल रहा है। कह सकता हूं इनपुट कम आउटपुट ज्यादा, यहां पर मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता जा रहा है, यहां पे मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता जा रहा है। और जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो गया, कह सकता हूं वहां पर आपकी
टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो चुकी हुई है, तो यहां पर आपकी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो चुकी है जहां पर आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाए। यानी कि ये वो पॉइंट होगा जहां पर मुझे स्टॉप करनी है अपनी प्रोडक्शन। ऐसी है? तो क्योंकि इस पॉइंट ने बताया कि भाई बस अब तुम जितनी इनपुट लगा रहे हो आउटपुट कम होना शुरू हो गया, तो ये इंडिकेशन है अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कर दो। इससे आगे फर्दर लेबर लगाते रहोगे तो होगा क्या, लेबर ज्यादा होगी पर आउटपुट कम होगा। ये वही वाली बात आ गई। अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में देखें, 4 बंदों का काम होता है, वो सारा काम 4 बंदे संभाल सकते हैं, लेकिन नहीं, एडिशनल रिक्रूटमेंट हो गई, 4 बंदे काम करेंगे लेकिन हायर हमने 8 कर लिए, हायर हमने 8 कर लिए। होगा क्या, कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी ना, काम तो फिर भी 4 बंदे नहीं करना है, बाकी क्या करेंगे, याशी करेंगे। ठीक है, तो 4 बंदे पहले काम कर रहे थे, याशी कम कर रहे थे, अब 4 बंदे एडिशनल आ गए, 8 ने मिलकर जल्दी काम किया, ज्यादा याशी कर ली। ठीक है जी, पहले क्या था, 4 बंदे थे, काम ज्यादा याशी कम, अब बंदे ज्यादा हुए, काम डिवाइड हो गया, काम कम हो गया, याशी ज्यादा हो गई और सैलरी सबको मिल रही है। तो ये वाली बात यहां पर हो रही है, काम इतना नहीं था लेकिन मैं ज्यादा बंदे यहां पर हायर कर चुका, ज्यादा बंदे लगा चुका, अब इतनी आउटपुट बननी नहीं है। ठीक है जी, क्लियर? तो होप सो कुछ थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई हो, कुछ हालात बेहतर हुए। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर मैंने इसी टेबल से अपना लॉ बताना है तो मुझे बताएं 1 2 3, ये जो फेज है, ये वाला फेज, ये जो फेज है, कह सकता हूं इस फेज में मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है 1 2 3 पर आगे, क्या ख्याल है? तो यहां से अब अगर आपने देखें, एग्जामिनर करता क्या, एग्जामिनर यहां से आपसे पूरा लॉ भी पूछेगा और ये लॉ अलग अलग भी पूछता है, अलग अलग भी पूछता है। ठीक है, अलग अलग कैसे पूछता है, वो ये कहेगा मुझे सिंपल ये बताओ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्या, बस खत्म कहानी। अब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ एमपी को इंक्रीज शो करवाना है। एग्जामिनर कहेगा बस मुझे ये बता दो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में मुझे क्या करना होता है, सिर्फ एमपी को इंक्रीज करवाना है। तो मैंने क्या करना है, अपना टेबल में सिर्फ 0 1 2 3 बस यहां तक टेबल बनाना, बस ये देखिए यहां तक टेबल बनाना, बस खत्म कहानी। सिर्फ एमपी को इंक्रीज शो करवाना है, और एमपी को इंक्रीज करने वाला पोर्शन जो होता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। एनी प्रॉब्लम? पक्की बात है। फिर एग्जामिनर ने कहा, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा एक्सप्लेन कर दो विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। हमने कहा अच्छा कांस्टेंट रिटर्न, भाई कांस्टेंट रिटर्न तक पहुंचने के लिए आप इंक्रीजिंग रिटर्न तक पहुंच गए, ऐसे ही ना, शुरू में थोड़ी कांस्टेंट आ जाएगा, पहले आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगी, फिर उसके बाद टोटल प्रोडक्शन कुछ अर्से के लिए सेम रहेगी। ठीक है, चलो अब हमने यहीं पे देखें, ये मैं आपको किताब वाला न्यूमेरिकल एग्जांपल और टेबल बनाकर दिखा चुका, आपको आ भी चुका, अब मैं कुछ भी इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं। चलो अब संभाल लेना, ठीक है, अब ये ना कहना सर ये क्या हो गया। तो अब यहां पर हमारा टेबल कंप्लीट हो गया, अब मुझे कांस्टेंट रिटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़े से इस टेबल को मॉडिफाई करने वाला हूं। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद ही मैं शो करवा देता हूं आपको। लेबर ऐसी हुआ कुछ ये देखें मैंने तीसरी लेबर लगाई, उसने एडिशनल मुझे 3 यूनिट का फायदा दिया, उसने मुझे एडिशनल 3 यूनिट का फायदा दिया। क्लियर? अच्छा जी, अब हुआ क्या, जब मैंने फोर्थ लेबर लगाई, उस फोर्थ लेबर में हमने देखा कि मुझे उसने एडिशनल कितना फायदा दिया, उसने एडिशनल कितना फायदा दिया। तो हमने कहा 6 के बाद हम दोबारा 6 पर आ गए, 6 के बाद हम दोबारा 6 पर आ गए।
इसने कुछ एडिशनल फायदा दिया? कोई एडिशनल फायदा नहीं, ठीक है। तो यहां से यहां इसने कोई एडिशनल फायदा नहीं दिया मुझे। तो इस फेज पे मेरी टोटल प्रोडक्शन तीसरे में भी 6 थी, चौथे में भी 6 होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा, यानी कि इसने एडिशनल मुझे कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया। तो जब हमारी टोटल प्रोडक्ट सेम होगी, ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमें पता 0 हो जाती है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमें 0 हो जाती है। लेकिन मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट को सेम करना है। ये मार्जिनल प्रोडक्ट सेम हुई है या मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर गई है? ये डिक्रीज कर गई है, तो ये तो कांस्टेंट रिटर्न नहीं बनने वाला। कांस्टेंट रिटर्न होता क्या है, जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट सेम हो जाए, यानी कि जितनी फोर्थ लेबर एडिशनल प्रोडक्ट बना रही है, पांचवी लेबर भी फोर्थ जितनी एडिशनल प्रोडक्ट बना रही है, तभी तो मार्जिनल प्रोडक्ट सेम होगा ना, सही कि नहीं? हाँ, कांस्टेंट वैल्यू चलेगी। तो यहां पर 0 नहीं रखना। अगर मैं यहां पे 0 रख दूंगा 3 से 0 तक, ये तो एमपी डिक्रीज कर गया। और एमपी डिक्रीज करना क्या होता है? लॉ ऑफ एमपी डिक्रीज करना क्या होता है? लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। बात समझ आ रही है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो यहां पर मुझे क्या करना है, अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न शो करवाना है, मुझे यहां पे 3 लिखना है। ऐसे है? कह सकता हूं जब तीसरी लेबर लगाई उसने एडिशनल 3 का फायदा दिया, जब चौथी लेबर लगाई उसने भी एडिशनल 3 का फायदा दिया, तो 3 + 6 + 3 यहां पर मेरे पास 9 आ गया। अब ये देखें, इस फेज पर यहां से यहां तक मेरा एमपी सेम हो गया, एमपी मेरा सेम हो गया। ये फेज है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न का। बात समझा भाई? तो कह सकता हूं 0 से लेके 3 तक लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न चल रहा है। उसके बाद 3 से 4 तक सिर्फ इस 4 पे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न चल रहा है। अब क्या रह गया? डिक्रीजिंग रिटर्न। डिक्रीजिंग रिटर्न बना लेते हैं। अब करना है, अब वो आपका पुराना वाला काम, 2 1 0 -1। तो 9 + 2 11 + 1 12 + 0 12 - 1 11। तो कह सकता हूं ये वाला जो फेज है इस 3 से यहां से यहां तक 3 2 1 0 -1 आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रही है, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट आ गया, उसकी न्यूमेरिकल टेबल आ गई। अब बताएं कुछ पिक्चर क्लियर हुई? मतलब अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न आ जाए तो ये बना लोगे। इंक्रीजिंग रिटर्न आए तो सिर्फ एमपी को इंक्रीज करना है, कांस्टेंट रिटर्न आए तो एमपी को सेम कर देना, डिमिनिशिंग रिटर्न आए तो एमपी को डिक्रीज कर देना। ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, ग्राफ। टेबल बन गया, आप ग्राफ बना लेते हैं, सॉरी ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा, पहले किताब वाला ग्राफ बना लें, फिर हम कांस्टेंट रिटर्न के साथ अपना वाला भी ग्राफ बना लेंगे, ठीक है जी। और वैल्यू फिर मुझे चेंज करनी पड़नी है। अच्छा जी, वैल्यूज को दोबारा अपनी ओरिजिनल वैल्यूज पर आ जाते हैं। पहले ये वाला बना लें, फिर अपने वाला, फिर किताब वाला दोबारा बना लें, क्योंकि अभी वैल्यूज हमारे सामने है। तो ये वाला जो मैं बनाने लगा हूं हजरात, ये वाला हम कांस्टेंट रिटर्न के साथ ग्राफ बनाने वाले हैं। मतलब ये आपका किताब से मैच नहीं करने वाला। अब ये ना करें सर किताब में कुछ और बना, आपने कुछ और बना दिया। ये जो मैं बनाने वाला हूं ये मैं कांस्टेंट रिटर्न के साथ बनाने वाला हूं, ताकि हमें लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न भी नजर आए स्क्रीन पर, कांस्टेंट रिटर्न भी नजर आए और डिमिनिशिंग रिटर्न भी नजर आए। उसके बाद चला किताब वाला भी बना लेंगे, ठीक है। चलो लेट्स सी, आपने एग्जाम में फ्री हैंड से बनाना है, ठीक है। तो यहां पर मैं फ्री हैंड से बनाऊंगा अपने वाला, किताब वाला वैल्यूज के साथ बनाऊंगा, ठीक है। तो अच्छा जी, क्लियर। यहां पर आपके पास आ जाएगा वेरिएबल इनपुट, यहाँ पे यूनिट्स आ जाएंगे, इनपुट आ जाएगा आपको यार, आपके पास इनपुट आ जाएगा, और यहाँ पे इनपुट में वेरिएबल इनपुट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और यहां पर आपके पास टोटल प्रोडक्ट आएगा और मार्जिनल प्रोडक्ट आएगा। आप एवरेज प्रोडक्ट का भी ग्राफ बना सकते हो, बनाना चाहो तो, ठीक है। वो किताब के लिए हम बना लेंगे सेपरेटली। फिलहाल मैं टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ बनाने वाला हूं। यहां तक क्लियर? चलेंगे फिलहाल मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। मुझे ये बताएं, मेरे पास लेबर कितनी लगी? 0 से लेके 7 8 तक लगी, 8 तक लगी,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा जी, टोटल प्रोडक्ट मेरे पास 12 तक जा रही है, तो 2 का इंटरवल ले लें फिर, ठीक है, और ले लें 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है जी, ताकि थोड़ा सा रफ तो बना लें लेकिन थोड़ा सा एक्सपेक्टेड रफ बनाएं हम जरा, ठीक है जी। चलें, अब मुझे सबसे पहले टोटल का ग्राफ बनाना, टोटल प्रोडक्ट का। मुझे ये बताएं, जब मेरी 0 लेबर थी तो टोटल प्रोडक्ट कुछ पे नहीं था, 1 पर टोटल प्रोडक्ट कितनी होगी, 1 पर 1 हो गई, ये 1 और 1, तो मेरे पास 1 और 1 पे एक ग्राफ बन गया, ये 1 है और ये 1 है, ठीक हो गया। फिर 2 पे 3, 2 पे 3, ये मेरे पास आ गया, ठीक है नी, ये 3 आ गया और ये पे 2 पे 3 आ गया। नेक्स्ट क्या, 3 पे 6, ये 3 आ गया, ये 6 आ गया, ये पॉइंट लग गया। देन 4 पे 9, 4 पे 9, 4 पे 9 1, देन 5 पे 11, 5 पे 11, 5 पे 11, 6 पे कितना, 6 पे 12, 6 पे 12, देन 7 पे 12, 7 पे 12, देन 8 पे, क्लियर। तो ये मेरे पास टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ बन गया, ठीक है, कह सकता हूं टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ बन गया। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम? अब क्या रह गया, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट मिलते हैं। 1 पे कितना है, 1, और 2 पे कितना है, 2, 2 पे ये 2 और 3 पे 3, देन 4 पे 3, 4 पे 3, 4 पे 3, 5 पे 2 सर, 5 पे 2 आ गया, देन 6 पे 1, 6 पे 1, 6 पे 1 आ गया, 7 पे 0, 8 पे -1 गया। गॉट इट? तो ये कुछ ग्राफ ये बना है, ठीक है। यस सर। यहां से सही लाइन लगती होती है वैसे, सही है। तो ये मेरे पास हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। तो देखें, आपको पता है यहां से यहां तक मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कर रही है, इंक्रीज। कह सकता हूं यहां से यहां तक, यानी कि 1 यूनिट से लेके 3 यूनिट तक मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रही है, इंक्रीज। कह सकता हूं 1 2 3 लेबर लगाऊंगा तो मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है। मीन पॉइंट ए से लेके, नाम दे देते हैं ना कुछ, पॉइंट बी तक लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, ऐसे है। फिर कह सकता हूं, फिलहाल लगता नहीं कह सकते, फिर यूनिट 3 से 4 तक कह सकता हूं ये पॉइंट बी से और सी तक, यहां पर देखें क्या मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर क्या कांस्टेंट। कह सकता हूं मार्जिनल प्रोडक्ट सेम हो यानी कि कांस्टेंट हो तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न आ गया, ठीक है जी। फिर लेबर 4 से लेके 8 तक कह सकता हूं ये जो फेज है सी से लेके इसको डी कह देते हैं, सी से लेके डी तक कह सकता हूं मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रही है, डिक्रीज, तो ये लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न आ गया, क्लियर। फिर अगली बात हमने यहां पे एक बात की थी, हमने वो क्या, हमने कहा जब हमारी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है वहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होती है। जरा चेक तो करें ग्राफ में ऐसा हो भी रहा कि नहीं हो रहा, खाली हम बातें करते रहते हैं। ये देखें, कह सकता हूं इस पॉइंट यूनिट लेबर 7 पर मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो गई। चेक करें टोटल का बिहेवियर क्या है यहां पे, हाँ ये देखें वाकई टोटल इस वक्त मैक्सिमम पर है, ठीक है। तो जो टेबल कह रहा है वही ग्राफ कह रहा है, ठीक है नी, क्लियर। तो हमारी वाली किताब में ये कांस्टेंट वाला सीन नजर नहीं आ रहा होगा,
वहां पे से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली बहुत कम रेयर केस ऐसा होता है कि लेबर जो है वो इक्वली एफिशिएंट हो, लेकिन ठीक है स्टिल पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर टेबल है पूरे लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, जिसमें आपको 1 2 3 क्या नजर आ रहा है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न नजर आ रहा है, ये देखें 1 2 3 लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न नजर आ रहा है। फिर 3 से 4 क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, चेक करें जरा, ये 3 से 4, ये देखें 3 से 4 क्या लॉ ऑफ दोनों एमपी सेम है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न नजर आ रहा है। फिर आगे चलें, फिर क्या था, लेबर यूनिट 4 से लेके 8 तक डिक्रीजिंग रिटर्न, 4 से लेके 8 तक, ये देखें ये 4 से लेके, ओह 8 नहीं है मेरे पास, कोई मसला नहीं है, चलो अगर होता तो 4 से डाउनवर्ड मेरे पास क्या चल रहा है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग, नहीं चल खैर चलो 8 लिख देते, भाई कह रहे हैं 8 लिखते हैं, ये ले ये 8 आ गया, इसके अलावा ठीक है, याद है, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, पक्की बात है। अब किताब वाला ग्राफ बना ले, ठीक है, वैसे हमने इसको इतना पढ़ लिया, अब तो वैसे आपको याद हो जाना चाहिए ज़बानी कलामी, ठीक है। चले जी, अब किताब वाला ग्राफ, जिस तरह किताब वाला ग्राफ मैंने इस तरह बनाना है, लेकिन उसको मैंने एवरेज प्रोडक्ट के साथ बनाना है, ठीक है। चले अब मैं थोड़ी सी चीजें यहाँ सीरियस कर दूं। अच्छा साथ साथ याद भी कर रहे हो कि घर जाके बस लेक्चर ले लिया अल्लाह हाफिज, साथ साथ याद कर रहे हो, मतलब नोट्स भी बना रहे हो, माशाल्लाह क्या कहने हैं आपके, जबरदस्त आ गए फिर तो आप, जबरदस्त भाई, आप भी नोट्स बना रहे हैं, हमसाये वाले भाई आपसे याद कर रहे हो, चलो ये भी बड़ी बात, याद कर रहे हो कि उससे पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, हमने घर जाके पढ़ना होता है फिर याद करना होता है, कि बाप पढ़ लिए छुट्टी, पढ़ लिए छुट्टी, वो फिर लॉ ऐसा ही है आपको पता है, फिर वो लॉ फिर ऐसा ही है। अच्छा जी चले किताब वाली जल्दी से ग्राफ बनाए, देखते हैं उसका क्या सीन है। अच्छा चलिए मुझे वैल्यूज लिखवा दीजिएगा जरा, 1 2 3 2 1 0 -1, ठीक है जी। और टोटल प्रोडक्ट क्या था, 1 3 6 8 और 9 9 8, ठीक है जी। और ये 8 और 8 नीचे आ जाएगा, 8 -1, ठीक है जी। चलो बाकी कर लेंगे, और एवरेज प्रोडक्ट लिखवाओ, ये 2 था और ये भी 2 था, इतना तो भी याद है। आगे क्या, 1.8 1.5 1.4, ठीक है, तो ये मेरे पास एवरेज प्रोडक्ट का कॉलम बन गया, ठीक है। अब इसका किताब वाला ओरिजिनल ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। इसके बाद लास्ट में बात करना, आपको लास्ट में टेबल का ना एक छोटा सा हिंट भी बताना है, अगर एग्जाम इतना भी बना लो तो एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेता होता है, लेकिन बेहतर ये कि आप इस तरह प्रॉपर टेबल बनाएं ताकि प्रोफेशनलिज्म शो, पता चले इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, ठीक है, ये ना हो कि बस ठीक है सर से बात उतारी से, ठीक है। अच्छा जी तो हम बना लेते हैं, हो गई, हो गया कुछ गुजारा, हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पर हम आज तीन ग्राफ बनाएंगे, टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ बनाएंगे, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ बनाएंगे, फिर एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ बनाएंगे। टोटल मेरे पास वेरिएबल यूनिट्स क्या, तो जो मेरे पास वेरिएबल फैक्टर है, जो इनपुट है वो कितना मेरे पास 0 से लेके 7 तक, तो 0 से लेके 7 तक हमने यहाँ पर मूव करना। तो इनपुट में मेरे पास लेबर है, और यहां पर हमारे पास प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन, तो यहां पर मेरे पास प्रोडक्शन आ गई या प्रोडक्टिविटी आ गई, ठीक है। यूनिट्स मेरे पास 7 है, तो 0 1 2 3 6 7, होप सो इक्वल इंटरवल बन गया। और टोटल प्रोडक्शन कितनी है, मैक्सिमम 9 है, तो 9 तक जाना तो 1 1 का इंटरवल भी चल जाएगा मेरे पास, ऐसे ही है, चल जाएगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 गॉट इट। चलिए अब ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले जी एक्सिस पर y एक्सिस पर वैल्यू चेंज हो सकती है इंटरवल के हिसाब से। और जैसे 1 2 3 लिए ऊपर हम 4 6 8 ले लें। आप 4 से स्टार्ट करना चाहते हो कर सकते हो लेकिन ज्यादा ये देख टोटल प्रोडक्शन में तेरे पास 1 आ रही है। सिर्फ वैसे पता चलेगा। हाँ ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी सबसे लोवेस्ट वैल्यू 5 से स्टार्ट हो रही है तो फिर 1 2 3 लिखने का फायदा नहीं है ना, तो फिर आप इंटरवल 5 से ऑनवर्ड लेके चलो, 5 6 7 कर सकते हो, ठीक है। समझ आई कुछ? यार इन दोनों में थोड़ा गैप कम हो गया वैसे। चलो खैर कोई नहीं, इनमें थोड़ा सा गैप कम हो गया। उड़ा दें दोबारा सारों को। चलो ठीक है, चलो करें गुजारा कर लेते हैं, खैर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब मुझे टोटल प्रोडक्शन का ग्राफ बनाना। मुझे बताएं वेरिएबल इनपुट 1 है, टोटल प्रोडक्शन भी 1 है, तो 1 पे 1 है मेरे पास। देन 2 पे 3। फोकस रखना, ठीक है। 2 वाली लाइन टेढ़ी आ रही है। ये वाली? यस 1 और 2 सर 2 वाली नीचे लेबर। ये वाली? यस चल खैर कोई मसला नहीं। वैसे मुझे भी नजर नहीं आ रही यहाँ से। ओ हाँ, ये तो वाकई टेढ़ी जा रही है यार। वैसे बात सही है, इंक्रीज हो नहीं रही थी। नहीं अब सही है, सही है, अब सही है। चलें नेक्स्ट क्या फिर? 3 पे 6, 3 पे 6। सही है, चलो गुड। फिर क्या? 4 पर 8, 5 पर 9, 6 पर 9, 7। हो लाइनें सही चल रही हैं, सही चल रही है माशाल्लाह, नजर ना लग जाए। हाँ नहीं दाएं में वो उड़ते फिरना है इन्होंने। चलो जी, तो ये मेरे पास बन गई मेरी टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेते हैं जरा। काफी खुली डुली टोटल प्रोडक्शन बन गई है। किधर ये बीच में? अच्छा, कसूर इसका नहीं है, कसूर हमारी अलाइनमेंट का ही है। सही है? चलो कोई नहीं। तो ये हमारे पास टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ बन गया। अब रह गया मेरे पास मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट बनाते हैं। 1 पे 1 है, 1 पे 1 बन गया। नेक्स्ट क्या? 2 पे 2, ये 2 है और ये 2 है। देन 3 पे 3, फिर 4 पे 2, 4 पे 2 आ गया। 5 पर 1 6 ठीक है। तो ये देखें, तो ये बन गया मेरे पास, ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न बन गया। और ये देखें, ये मेरे पास एमपी डिक्रीज, ये लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न बन गया। ये एमपी इंक्रीज, ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न बन गया। गॉट इट? ठीक है जी। अच्छा जी, अब मेरे पास रह गया मेरी एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्ट भी बना लेते हैं। अच्छा जी, एवरेज प्रोडक्ट, चलें एवरेज प्रोडक्ट बनाते हैं। 1 पे कितना? 1 पे 1, ये 2 पे 1.5,
ये 2 है और ये मेरे पास आ गया 1.5, फिर 3 पे 2, 3 पे 4 पे भी 2, Yes, sir. 4 पे 2 आ गया, देन 1.8. 1.8, 4 पे 1.8 यानी कि थोड़ा सा कम, ये 1.8 आ गया, 1.5. 1.5 यानी कि इसकी पैरेलल आएगी, And then 1.14. 1.14 यानी कि 1 से ऊपर ही रहेगी। 5 पे कि एक 1.14. 1.14 लास्ट वाला ये तो, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ बन गया, मेरे पास एवरेज प्रोडक्ट। ये बन गई मेरी एवरेज प्रोडक्ट बन गया, गॉट इट। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया, क्लियर। तो देखें ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का फेस और यहाँ पे एमपी डिक्रीज हो रहा है, ये लॉ ऑफ डिक्रीजिंग। और देखें जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हुई, वहां पे टोटल का बिहेवियर चेक करें, टोटल इस वक्त कहां पर है, 9. मैक्सिमम पर। तो कह सकता हूं यहां से मेरे पास एक रिलेशनशिप मिला, Yes, sir. वो रिलेशनशिप मुझे क्या मिला, पहले हम टेबल से देखते हैं। वैसे हमने ये ग्राफ से भी देखा था, लेकिन मैं टेबल से आपको सिखाता हूँ, ये ज्यादा आसान है, ग्राफ से ज्यादा आसान है। मुझे बताएं एमपी यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव चल रहा है, कह सकता हूं जब आपको ये एमपी पॉजिटिव नजर आ रहा है, यहां से यहां तक एमपी पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो आपकी टोटल प्रोडक्ट उस फेज में इंक्रीज करती जा रही होती है, ये इंडिकेशन है। एमपी पॉजिटिव है, एमपी पॉजिटिव का मतलब है आपकी टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीज आता जा रहा है। क्या ये रिलेशनशिप पढ़ लिया हमने यहां से। फिर देखें जैसे एमपी, देखें हमने कहा था मार्जिनल प्रोडक्ट को 3 तरह से पढ़ते हैं, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। जब एमपी पॉजिटिव होता है कह सकता हूं वहां पर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही होती है, और जब एमपी जीरो हुआ कह सकता हूं वहां पर टोटल प्रोडक्ट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जब आपकी एमपी नेगेटिव होती है, यहां पे देखें एमपी क्या है, यहां पर देखें एमपी नेगेटिव है, जब एमपी नेगेटिव है तो यहां पे देखें टोटल का बिहेवियर क्या है, हाँ टोटल प्रोडक्ट आपकी डिक्रीज करना शुरू होगी। तो कह सकता हूं यहां से हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा, और रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। वो रिलेशनशिप क्या है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगी, टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। उसके बाद व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट, ये पूरा लिख लेते हैं, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो, तो टोटल का बिहेवियर क्या है, टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। और व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि टोटल प्रोडक्ट इज जी मुझे ये बताएं क्या ये जो मैं रिलेशनशिप याद कर रहा हूं मार्जिनल टू टोटल प्रोडक्शन ही याद करना है, या मुझे टोटल प्रोडक्शन टू मार्जिनल प्रोडक्शन भी याद करना चाहिए। अगर वो ये पूछ ले कि जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही होती है, बताएं मार्जिनल का बिहेवियर क्या, आप कहेंगे पॉजिटिव, इंक्रीज मीन पॉजिटिव, मैक्सिमम मीन जीरो, डिक्रीज मीन नेगेटिव। समझ आ गया, याद है। चलिए पूछूंगा एंड में, लेक्चर कंप्लीट करने दो, देखता हूं कितना याद है। यूज कर सकते हैं या फुल भाई एग्जाम में ना पूरा लफ्ज लिखिएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट आपने ना एग्जाम में, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि बात समझ आ जाए, ठीक है। तो आपने एक बार मार्जिनल प्रोडक्ट लिख दिया, यहां पे टॉप पे मार्जिनल प्रोडक्ट पूरा लिखा, यहां पर आपने इस तरह किया, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट लिख दिया पूरा लफ्ज, फिर ब्रैकेट में लिख दो एमपी। अब एमपी यूज कर सकते हो, एक बार फुल फॉर्म यूज करके उसके साथ उसका एब्रीवेशन यूज कर लो, फिर सेम क्वेश्चन में एब्रीवेशन से काम चला सकते हो। जैसे कि चैप्टर 1 में हम एक लफ्ज पढ़ेंगे, जैसे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इतना खासा लेंथी लफ्ज है,
अगर ये हमें किसी कॉन्सेप्ट में कोई 4-5 मरतबा लिखना लग जाए, अच्छा खासा टाइम इस पे लग जाएगा। हम क्या करेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फुल फॉर्म लिखेंगे, ब्रैकेट में MRS लिख देंगे, एग्जामिनर को बता देंगे MRS स्टैंड फॉर मैं ये ले रहा हूं, फिर सेम क्वेश्चन में सिर्फ उसी क्वेश्चन में MRS यूज करते रहो। अब ऐसा नहीं है कि अगला एक और सवाल आया उसे भी MRS का जिक्र किया फिर MRS लिख रहे हो, फिर नहीं, फिर MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूरा लिखते हैं। ठीक है जी, क्लियर। ये मत अज्यूम करना कि यार मैं MRS लिख दूं, मैं TPMP लिख दूं, एग्जामिनर जो होगा उसने इकोनॉमिक्स से बड़ी होगी, वो इकोनॉमिस्ट होगा, वो तो समझ लग जाएगा। तो भैया अगर उसको सारी समझ आती पेपर ही ना दो, ठीक है जी, उसको सारी समझ लग जाएगी। तो एग्जामिनर को आपने खुद समझाना है, ये समझना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, मैंने उसको सब समझाना है। और आप कैसे किसी को अच्छा समझा पाएंगे, जब आप फुल फॉर्म लिखेंगे, वरना कोई के भाई पता नहीं क्या मतलब है। ठीक है जी, क्लियर है। जैसे कि वो ICC लिख दिया, वो बेचारा क्रिकेट का शौकीन हुआ, वो क्या ICC मीनिंग क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है जी, अच्छा बंदा यार इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट मैच कराई जा रहा है। ठीक है जी हाँ, उसने तो गलत जगह आ गया। हाँ कंप्लीमेंट्री ग्रुप में बिल्कुल बैट एंड बॉल वाली एग्जांपल। चले नेक्स्ट एक और रिलेशनशिप है, वो मैं रिलेशनशिप लिख नहीं रहा, कोशिश करते हैं रिलेशनशिप हम खुद डिवेलप करें। जब खुद डिवेलप करेंगे तो फिर ये लिखना और याद करना। हाँ, अगर इसको यहां से ना गिराया जाए और डायरेक्ट आपको ये समझा दूं, यो आप कहेंगे सर पता नहीं क्या हो रहा है, तो यहां से डिराइव करके चीजों को लिखना, उनको समझना भी आसान हो जाता है और याद करना भी आसान होता है। अच्छा, यहां से एक और रिलेशनशिप भी बन रहा है, किसका, मार्जिनल प्रोडक्ट का और एवरेज प्रोडक्ट का। तो हम मार्जिनल प्रोडक्ट वाली लाइन नजर आ रही है, ये ब्लू वाली लाइन किसकी है, मार्जिनल प्रोडक्ट की है, ये रेड वाली लाल वाली लाइन किसकी है, एवरेज प्रोडक्ट की है। क्लियर है। अच्छा मुझे ये बताएं, जब मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है एवरेज प्रोडक्ट से अबव है, जब भी आपने MP और AP का रिलेशनशिप देखना है, देखना अबव कौन है बिलो कौन है, फिर देखना। ठीक है, मुझे बताएं अगर मैं 3 पॉइंट आपके सामने रखूं, मैंने कहा इन तीनों पॉइंट्स में मुझे एनालिसिस करके तो बता दो। फर्स्ट पॉइंट मैंने ये रखा, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे भी रख सकता हूं फर्स्ट पॉइंट, यहां पर भी रख सकता हूं फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब कंफ्यूज ना हो, मैं फर्स्ट पॉइंट को यहां पे रख रहा हूं, ये फर्स्ट पॉइंट को यहां पे रख रहा हूं। सेकंड पॉइंट मैंने जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे रखा, और थर्ड पॉइंट मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे रख दिया। ये 3 पॉइंट पर मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूं, इन तीनों पॉइंट्स पर मैं MP का और AP का रिलेशनशिप देखना चाह रहा हूं। मुझे ये बताएं, जब मैं पॉइंट A पर खड़ा हुआ हूं, MP ग्रेटर है या AP ग्रेटर है, ये देखिए ना, MP देखो इतना 3, AB कितना है, कम से कम 2 से भी कम है, तो MP ग्रेटर है। मुझे ये बताएं, जब MP ग्रेटर है, बिहेवियर आपने एवरेज प्रोडक्ट का शो करवाना है। देखें MP की बेस के ऊपर मैं टोटल प्रोडक्ट पर डिसीजन ले रहा था, इसी तरह MP की बेस के ऊपर एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर डिसीजन लूंगा। डिसीजन किसके ऊपर लेना है, टोटल प्रोडक्ट पर और एवरेज प्रोडक्ट पर, लेकिन फॉलो किसको करके चलना है, मार्जिनल को। हाँ, बेस मार्जिनल को बनाएंगे। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव कह सकता हूं, इस पॉइंट से लेके इस B तक मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर है। पॉजिटिव का लफ्ज यूज नहीं करना, ग्रेटर का लफ्ज यूज करना है। इस प्रोडक्ट इस पॉइंट से लेके इस B पॉइंट तक कह सकता हूं MP AP से ग्रेटर है। जब MP ग्रेटर देन AP है, अब मैं ये रेस कर रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा चुका आपको, जब इस A पॉइंट पर कह सकता हूं MP ग्रेटर है AP से, तो AP का बिहेवियर क्या, खुद बताओ। AP क्या, हाँ देखिए मैंने आपको बताया भी नहीं, खुद जज कर लिया। आप कहें सर AP इंक्रीज करती जा रही है, कह सकता हूं अगर MP ग्रेटर देन AP है तो AP का बिहेवियर क्या है, AP इंक्रीज करेगी। सेकंड, अब सेकंड मेरे बताए बगैर अब खुद जज कर लोगे। मुझे बताएं इस B पर MP और AP का रिलेशन क्या है, खुद बताएं, शाबाश। यानी कि कह रहे हो जब भी 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो वहां पे इक्वल होती हैं। आप कह सकते हो कि MP इक्वल है यहां पर AP के। अब AP का बिहेवियर बताओ, ये बता लिया तो छा जाओगे।
चलो स्पॉट करता हूं, आपको हिंट देता हूं, टोटल प्रोडक्ट को देख लो, क्या पता वहां से कुछ मिल जाए, आइडिया मिल जाए। मैक्सिमम छा गए, बहुत अच्छे। ये देखो जब एमपी पॉजिटिव था एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज करता गया, जैसे ही एमपी और एपी इक्वल होए तो एवरेज प्रोडक्ट अपनी पीक पर है इस वक्त। ये एवरेज प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट देखे ना, इससे पहले इंक्रीज हो रही है एवरेज प्रोडक्ट और इसके बाद देखिए फौरन से डिक्रीज होना शुरू हो गई है। क्लियर है? बहुत अच्छे। तो आपने कहा सर अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एपी क्या है इस वक्त मैक्सिमम पोजीशन पर है। चले अब सी वाला खुद बता, सी में बताएं क्या जी? हाँ, क्योंकि मैं शुरू में एमपी रख रहा हूं तो उस कंसिस्टेंसी को मैं ब्रेक नहीं करना होने दूंगा, ठीक है? तो बिल्कुल अगर एमपी लेस देन एपी है तो एपी का बिहेवियर चेक करें। एपी यहां से देखें डिक्रीज होना शुरू हो गया, हमने कहा एपी इज डिक्रीजिंग। नहीं समझ आई बात? पक्की वाली बात है, याद भी हो गया? ठीक है, एंड में दोबारा याद करेंगे, भूल जाइए ना फिर। तो फिर यहां से मैं एक रिलेशनशिप बना सकता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन, जो मर्जी वाले लिखो, मुझे कोई इतराज नहीं, एमपी एंड एपी। और रिलेशनशिप क्या है? नंबर 1 ये वाला, व्हेन एमपी ग्रेटर देन एपी, तो बिहेवियर एपी का क्या है? एपी इज, हाँ आप कहेंगे सर एपी इज इंक्रीजिंग। और सेकंड वाला क्या? सेकंड ये वाला, व्हेन एमपी इक्वल टू एपी, जब एमपी और एपी बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, एपी इज मैक्सिमम। जब मैं कॉस्ट वाले टॉपिक पे जाऊंगा ना, आपको एमपी की दोबारा याद करवाऊंगा वहां पर, क्योंकि वहां पे दोबारा जरूरत पड़नी है हमें। और थर्ड वन इज व्हेन एमपी लेस देन एपी, एपी इज डिक्रीजिंग। क्या प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ऊपर को जा रही है फ्लाइट, ऊपर को जा रही है, जाने दो, कोई मसला नहीं, परवाह नहीं करनी हमें, ठीक है? अगर एग्जाम में वो आपसे ये पूछ ले कि मुझे ना सिंपल, बस एग्जाम से ये पूछ रहे हैं मुझे रिलेशनशिप बता दो एमपी का और एपी का, क्या आप इसको याद करना चाहोगे या ग्राफ को याद करना चाहोगे? आपको ग्राफ याद करना, ये रट्टा लगाना थोड़ा मुश्किल है, ये मुश्किल है, कभी इसको याद नहीं करने की कोशिश भी ना करना, कभी, नेवर एवर, ठीक है? ये चीज याद हो जाती है, पॉजिटिव ये याद होती है, क्योंकि सिमिलैरिटी है, किसी चीज का पॉजिटिव होना इंक्रीज होना, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। और यूटिलिटी में हम पढ़ कर आए हैं जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, तो भाई जब मार्जिनल प्रोडक्शन 0 टोटल प्रोडक्शन भी मैक्सिमम, ये तो यूटिलिटी से हमें बात याद है, ठीक है? और जब एमपी नेगेटिव मीनिंग डिक्रीजिंग, तो ये बात याद रखना आसान है, लेकिन यहां पर आप भूल जाएंगे, गलतियां करेंगे। तो यहां पर गलती से बचने के लिए आपने ये ग्राफ याद कर लेना। आपने कहा ये जो एवरेज प्रोडक्ट है बिल्कुल स्मूथली मूव करता है, स्मूथली करता है। देखें अब एवरेज प्रोडक्ट की नेचर देखें, ये ग्रेजुअली डाउन हो रहा है, हुआ 1 1.52, फिर कुछ देर के लिए कांस्टेंट हुआ, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज भी कर रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, यानी कि ये स्लाइटली, ये देखें स्लाइटली इंक्रीज करेगा, फिर कुछ देर के लिए कांस्टेंट होगा, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। और एमपी का ट्रेंड क्या? एमपी ने इंक्रीज करना है, और जब एपी मैक्सिमम पर पहुंचेगा, एमपी ने एपी को मैक्सिमम से कट करके वापस आना है। ये ग्राफ बन गया। जब ग्राफ बन गया, आगे खुद रिलेशनशिप खुद बना लो। बस ग्राफ में एमपी और एपी के ग्राफ में ये बात याद रखनी है, एमपी एपी को सिर्फ मैक्सिमम से कट करेगा।
क्या एमपी ऐसे हो सकता है? ये देखिए, क्या एमपी ऐसे हो सकता है? ये देखिए, देखिए, क्या ये एमपी और एपी का रिलेशनशिप है डॉट वाला? नहीं है, क्योंकि जब एमपी ने एपी को कट किया, एपी मैक्सिमम पर नहीं है, एपी तो डिक्रीजिंग पर आ चुका है। क्या एमपी ऐसे हो सकता है? एमपी और एपी ऐसे हो सकता है? ये देखिए, यहां पर एमपी ने एपी को कट किया, ये एपी का मैक्सिमम नहीं है, एपी तो और इंक्रीज हो रहा है इसके बाद। तो ये बात याद रखनी है, बस एमपी एपी को मैक्सिमम से कट करेगा, ऑटोमेटिकली सारा रिलेशन खुद बना सकते हो। एमपी जहां पे शूट करेगा एपी भी वहीं पे चलेगा, वो जहां मर्जी, आपको पता है दोनों ने डाउन ही आना है। एपी ने जरा रिवर्स यू, उल्टा यू, इन्वर्टेड यू की तरह बनना है, और एमपी में शार्प इंक्रीज और शार्प डिक्रीज आता है। लेकिन ये बात याद ना भी रखो, बस ये बात याद, कीमती बात है, एमपी ने एपी को मैक्सिमम से कट करना है, बस ये बात याद रखना, बस ये मैक्सिमम से कट करेगा, बस आगे रिलेशन मत बना सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको लॉ ऑफ रिटर्न कहा था, वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी अजम्पशंस देख लेते हैं, ठीक है, ताकि ये फुल फ्लैज कंप्लीट हो जाए, और फिर किताब से रीडिंग कर लीजिएगा, और कोई मसला आएगा फिर मेरे से मसला पूछ लीजिएगा। मार्जिनल कॉस्ट पढ़ाई नहीं ना अभी मैंने, इसलिए मैं इसका पंगा ले ही नहीं रहा अभी। मार्जिनल कॉस्ट सामने होगी, इसलिए तो मैंने अभी तो आपसे एक अर्ज की थी कि एमपी, जब मैं कॉस्ट, अभी मैंने कहा था जब मैं कॉस्ट पढ़ाऊंगा एमपी पर वापस लेकर आऊंगा। इन दोनों में रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग, एक मार्जिनल कॉस्ट में और मार्जिनल प्रोडक्ट में एक रिलेशन है। वो रिलेशन तब क्लियर होगा जब मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट मैंने पढ़ ली होगी। अभी हवा में बात करूंगा, थोड़ी सी समझ लग जाएगी, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना नहीं आएगा। कोशिश करता हूं समझ लग जाए आपको। चले पेज 1 पर हैं। क्या हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन पढ़ ली? क्या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न पढ़ लिया? क्या लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न पढ़ लिया? स्टडी टिप में है, इन केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज, इसका मतलब क्या था थोड़ा सा समझा देता हूं। अभी जब आप कॉस्ट में जाएंगे इसको डिटेल में देखेंगे। मुझे ये बता, ये जो मेरा फेज है ये वाला, जब मेरी एमपी इंक्रीज कर रही है, कह सकते हैं जब मेरी एमपी इंक्रीज कर रही है, इस वक्त जितना मैं इनपुट लगा रहा हूं आउटपुट ज्यादा मिल रहा है। सही है। अगर इनपुट कम है प्रोडक्शन ज्यादा है, कह सकता हूं इनपुट कम का मतलब यहां पर मेरी कॉस्ट भी कम आ रही है। कॉस्ट कम आ रही है ना, एक बंदा 3 बंदों का काम कर रहा है तो 2 बंदों की कॉस्ट बच नहीं रही। तो कह सकता हूं कि जब मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही होती है, कॉस्ट से हम डिराइव करते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट मेरी कम नहीं हो रही। क्यों कम हो रही है? क्योंकि कम कॉस्ट पर ज्यादा चीजें बना रहा हूं। क्लियर हो गया? अच्छा यहां पर है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न में, जब मेरा एमपी सेम हुआ था, मार्जिनल प्रोडक्ट सेम, वहां पर मार्जिनल कॉस्ट भी सेम होती है। ये इंशाल्लाह मैं प्रूफ कर दूंगा आपको आने वाले वक्त में। यहां पर है, ये देखिए हमारी एमपी डिक्रीज करना शुरू हो गई, एमपी डिक्रीज करना शुरू हो गई, एमपी कम होना शुरू हो गया। एमपी इतनी कम होती रही यहां तक कि हमारा जो इनपुट है वो ज्यादा लग रहा है, आउटपुट मुझे कम मिल रहा है। ऐसे है? और जब इनपुट ज्यादा, इनपुट मेरी क्या होती है? कॉस्ट होती है। तो कह सकता हूं इनपुट ज्यादा मीन कॉस्ट ज्यादा, और कॉस्ट से हम मार्जिनल कॉस्ट डिराइव करते हैं। कैसे? आने वाले वक्तों में देखेंगे। कॉस्ट ज्यादा तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा। देखें कह सकता हूं जब एमपी डिक्रीज होता है मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। ये वाली बात लिखिए। ये देखें जब आपकी एडिशनल प्रोडक्शन कम, एडिशनल कॉस्ट ज्यादा हो रही है। ठीक है, यानी कि एडिशनल कॉस्ट ज्यादा लग रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है। ये देखें एडिशनल इनपुट कॉस्ट ज्यादा लग रही है, आउटपुट प्रोडक्शन कम हो रही है। ठीक है, क्लियर? तो ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ओरिजिनल कास्ट है हमारी, उसके ऊपर अगर वो बढ़ गई उसको मार्जिनल कास्ट बोलेंगे। हाँ, फॉर एग्जांपल देखें मैंने चीजें बनाई, फर्स्ट लेबर को दे रहा हूं मैं फॉर एग्जांपल 10 रुपीज दे रहा हूं। हाँ, मुझसे मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहा हूं, वो मार्जिनल कॉस्ट है। पहली टोटल कॉस्ट का दूसरी टोटल कॉस्ट का जो एडिशन होगा, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट।
जिस तरह हमने मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकाली, इन दोनों का डिफरेंस 3 और 6 का डिफरेंस 3 है, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट। इस तरह कॉस्ट में 3 और 3 इनका डिफरेंस लेके ये मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगी। टोटल कॉस्ट का डिफरेंस मार्जिनल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्ट का डिफरेंस मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा जी अजम्पशंस पर आए। अच्छा ये भी पढ़ लें, लास्ट केस, इन केस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न मार्जिनल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। Constant return is rare situation in which marginal product remains same with increase in variable factor of production। हम variable increase तो करते हैं लेकिन हमारा MP remain same रहता है, marginal product same रहता है। ठीक है, जो मैंने आपको इससे पहले वाला टेबल बताया। Assumptions पर है, जब मैं प्रोडक्शन फंक्शन की बात करूंगा ना, कुछ चीजों को अज्यूम करूंगा कांस्टेंट रहे, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट ना हुई तो मैं अपने फंक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वेल एक्सप्लेन नहीं होगा। तो नंबर 1 फर्स्ट assumption is शॉर्ट टर्म पीरियड। ये तो हमने शुरू में कहा था, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, ये तो शुरू में बता चुका था। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और होमोजीनियस, उसने कहा जो लेबर ले रहे हो ना ये होमोजीनियस और आइडेंटिकल होनी चाहिए, वरना होगा क्या, यहां पर लड़ाई हो सकती है। वह कैसे, आप कहें सर ये जो तीसरी लेबर आई इसने एडिशनल 3 यूनिट बना कर दिए, ये इस वजह से था क्योंकि ये तीसरा बंदा जो लेकर आया एडिशनल लेबर, ये सबसे एक्सपीरियंस बंदा था, ये स्किल्ड बंदा था। अब बताएं इसमें हमारा कमाल है या उस बंदे की स्किल नॉलेज एक्सपर्टी का कमाल है? नॉलेज स्किल एक्सपर्टी का कमाल है ना। मेन हमारा क्या कमाल हुआ, हमने देखे हमारा कमाल तो ये कि हम इक्वल बंदों से मोटिवेट करके ज्यादा काम करवाएं, ये हमारा कमाल है। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या, लॉ फेल हो जाएगा। लॉ कहेगा ठीक है, अगर ये assumption मैं ना लेता तो जो बंदा ज्यादा काम कर रहा है, हमने कहा बाकी ट्रेन नहीं है, ये अनट्रेंड है, ये ट्रेंड बंदा था, ये स्किल्ड पर्सन था, इस वजह से जो स्किल होगा वो ज्यादा काम करेगा ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो सारे सेमी स्किल्ड हो या तो सारे ही स्किल्ड हो, फिर देखो एडिशनल लेबर से कितना फायदा हो रहा है, समझ आ गई। वरना वो कहेंगे ना यार ये तो फ्रेश बंदा आया था, फ्रेश बंदे ने काम इतना ही करना है। हाँ, फिर आर्गुमेंट आ सकता था कि भाई इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, इसमें तो लेबर की एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, अच्छा जी थर्ड वाला, पॉसिबिलिटी टू कंबाइन फैक्टर, कहता वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी कंबाइंड और कंपैटिबल टू मेक अ प्रोडक्ट। उसने कहा जो आप वेरिएबल, ये जो वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हो, लेबर का फैक्टर लगा रहे हो, फिक्स फैक्टर पर, ये कंपैटिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेबर है, वो गारमेंट फैक्ट्री से एसोसिएट है, उसको कपड़े का काम आता है, हम उसी लेबर को फर्नीचर इंडस्ट्री में लगाना चाह रहे हैं, क्या वहां पे वो चल पाएगा? क्या वो उस फैक्टर से कंपैटिबल है? वो नहीं है। वो कहेगा भाई मुझे स्टिचिंग का सारा क्राइटेरिया पता है, मुझे ये पता कटिंग कैसे करते हैं, स्टफ कैसा होना चाहिए, धागा कैसा होना चाहिए, स्टिचिंग का प्रोसेस कैसा होना चाहिए, मुझे ये आता है, मुझे फर्नीचर के बारे में होना नहीं है। अगर आप मुझे फर्नीचर पर लगाएंगे तो मैं फर्नीचर जैसी लेबर जैसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस फैक्टर से कंपैटिबल नहीं हूं, मैचेबल नहीं हूं। सही है ना, क्लियर। अब एक आईटी वाले बंदे से कह दे कि भाई ठीक है तू केमिकल इंडस्ट्री में आ जा, अब आईटी वाले बंदे को केमिकल का क्या पता, वो कंपैटिबल नहीं है ना। तो जो लेबर है वो अपने फैक्टर से कंपैटिबल मैचेबल होनी चाहिए, तभी तो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा। फॉर कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, देखें हमें पता है प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है। अब जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते रहोगे उतनी प्रोडक्शन ज्यादा होती रहेगी, ये तय बात है। एग्रीकल्चर में देख लें, ट्रेडिशनल जो हमारा तरीकाकार था, ठीक है, बैल से खेतों को हल देना, खुद जाकर बीज बोना, अब सारी मशीनरीज अवेलेबल है, अब सारी मशीनरी सारा काम करती हैं, कटिंग भी, अब तो बीज बोने वाली भी मशीनरीज आ गई हैं, कटिंग वो करनी है, हार्वेस्टिंग उसने करनी है, सारा कुछ मशीनों ने करना होता है। तो जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे प्रोडक्शन ज्यादा होगी ना। तो हमने क्या करना है, अगर मशीनों से ही प्रोडक्शन ज्यादा करवानी तो हमारा क्या कमाल है, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, एज्यूम करना है कि जो सारी की सारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं, देखें फर्स्ट फैक्टर पर जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं सारे फैक्टर पर सेम टेक्नोलॉजी यूज करो। ऐसा ना हो जब ये तीसरा बंदा आए तो इसके लिए जरा बेहतरीन टेक्नोलॉजी ले आया,
तो ये जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुई क्या इस लेबर की वजह से हुई होगी या एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से इंक्रीज हुई होगी? एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से इंक्रीज हुई ना। तो लेबर का क्या कमाल। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी इनपुट ने आउटपुट कितना दिया है मुझे? वो तो टेक्नोलॉजी का फैक्टर आ गया बीच में। तो हम क्या अज्यूम क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी फैक्टर रिमेन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिफरेंट, रिजल्ट डिफरेंट हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पेज पर है। क्या हमने सारा टेबल शेड्यूल पढ़ लिया? क्या हमने डायग्राम पढ़ ली? अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन जल्दी से पढ़ लें। स्टेज 1 पर क्या कहता है? स्टेज 1 पर देखें, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ग्राफ देखें। स्टेज 1 ये देखें, ये मेरे पास स्टेज 1 है, ये देखें यहां पर आ जाए। जब मेरा एमपी इंक्रीज हो रहा होता है, एमपी इंक्रीज हो रहा था, ये मेरा स्टेज 1 है। तो स्टेज 1 एमपी डिसाइड करेंगे। देखें ये एमपी यहां से यहां तक इंक्रीज कर रहा था, तो दिस इज माई स्टेज 1, ये मेरी स्टेज 1 है। तो स्टेज 1 क्या कह रहा है कि एमपी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न वाला फेज है सारा। अच्छा, उसके बाद यहां से यहां तक 0 तक ये स्टेज 2 है। स्टेज 2 क्या कह रहा है? एमपी आपका डिक्रीज होना शुरू हो गया, स्टेज 2 है। फिर जैसे स्टेज 2 खत्म होगी, स्टेज 3 स्टार्ट होगी, तो स्टेज 3 पर आपको पता है कि टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। मुझे अब ये बताएं सोच समझ के, बस कंक्लूड कर रहा हूं, एक रैशनल प्रोड्यूसर को कहां पर प्रोडक्शन स्टॉप करनी चाहिए? वेल डन, छा गया, स्टेज 2 के एंड पर। क्यों? क्योंकि उसके एंड पर मार्जिनल प्रोडक्ट 0, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम। खत्म कहानी। ठीक है, बाकी पढ़ा चुका आपको। कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 7 एक टेबल है, वो अपने घर से कर लाना है। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम रिटर्न टू स्केल की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।